हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुविकल्पिक की बात। जैसे कि पृष्ठ रसायन आपका लगभग ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो भाई क्वेश्चंस की बात करते हैं, कैसे पृष्ठ रसायन की आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो भाई बात करते हैं, क्योंकि देखिए क्या है ना कि क्वेश्चन करने से नहीं फ़ायदा है। बहुविकल्पिक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ कि कुछ 4-5 क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पिक के और सारे चैप्टर से मिला के आते हैं। तो एटलीस्ट ये हमारा मोटो है कि पहले बहुविकल्पिक आप एक क्वेश्चन भी ना छोड़िए। क्या करना, एक नंबर का क्वेश्चन आता है उसका एक भी क्वेश्चन पार्ट, एक भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आ जाए वो छूटे ना, क्योंकि हम वेरिएबल टाइप का और जितने भी क्वेश्चन आए हैं या फिर आने वाले हैं उसी टाइप का हम क्वेश्चन लेके आते हैं। क्या क्या चांसेस बन सकते हैं क्वेश्चन पूछने के बहुविकल्पिक। वैसे बहुविकल्पिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे चैप्टर से, लेकिन हम उसको लेके चलते हैं भाई जो इंपॉर्टेंट है आपके जरिए से और आपके बोर्ड के जरिए से आपका इंपॉर्टेंट है, हम उसी की बात करेंगे। बात समझ में आई? तो भाई चलो हम शुरू करते हैं बहुविकल्पिक क्वेश्चन की तरफ पे। और आपको जैसे कि स्क्रीन पे सारी हमेशा जैसे दिखता है उसी तरीके से आपको फिर से स्क्रीन पे दिखेगा। मैं बताता रहूँगा भाई उसके रीजन कैसे कैसे काम करते हैं, वो कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन सही होगा। भाई आप लोग का कोशिश करना है भाई कि पहले अपना आंसर खुद से लिख लेना। मेरे से पहले यदि स्क्रीन पर दिख गया तो मैं थोड़े से देर बताऊँ तो उसको क्या करना, पहले आप लिख लो, कोशिश करो कि आप खुद से करने की, देन बाद में मैं तो बताता रहूँगा, ठीक है। बातें समझ में आई? तो भाई आज का इंटरेस्टिंग होने वाला क्वेश्चन पार्ट है। तो भाई श्योर सी बात है इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि क्वेश्चन पार्ट ही तो आएंगे वहाँ पे। आपको 90+ लाने हैं तो भाई क्वेश्चन ही करने पड़ते हैं ना। नॉलेज डजंट मैटर, लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ वो मैटर करता है कि वो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको कितना हो ज्ञान हो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहाँ पे जो दिया हुआ है उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। यदि क्वेश्चन, मैं एज अ क्वेश्चन की बात हो, नॉलेज मैटर करता है भाई, नॉलेज मैटर करता है, लेकिन वहाँ पे पेपर में क्या करता है, नॉलेज मैटर करता है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी बहुत ही ज़रूरी है, वो बहुत ही ज़रूरी भाई। तो बात करते चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे कि आपको विजुअल होगा क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन दिख रहा है। तो भाई चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है किसी विलायक में, दिया हुआ है विलायक में परिक्षिप्त कणों के का आकार 50 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम की परास में है, विलयन होगा। कोई विलयन दिया हुआ है, मिश्रण समझ जाओ, ठीक है। किसी विलायक में परिचित पदार्थ, जो परिचित पदार्थ है विलय के कण जैसे, परिचित पदार्थ का मैंने कहा था विलय के कण के प्रकार का होता है, ठीक है, उसी का एक नया नाम दिया गया है, ठीक है। तो भाई बात करते हैं परिचित पदार्थ जो है उसके कणों का आकार कितना दिया हुआ, उसके कणों का जो आकार दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 50 एंगस्ट्राम से कितना दिया हुआ है, 2000 एंगस्ट्राम, ये दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है ये कोलाइडी विलयन होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ निलंबन, दूसरा दिया हुआ वास्तविक विलयन, तीसरा दिया हुआ आपको कोलाइडी विलयन, चौथा दिया हुआ संतृप्त विलयन। जरा ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। तो एक बात जानते हो, यदि परिचित कणों का आकार 100 एंगस्ट्राम से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 100 एंगस्ट्राम से बड़ा हो जाएगा, तो वो कण क्या कहलाएगा भाई, निलंबन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निलंबन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, निलंबन। बात समझिए, क्या कहलाएगा भाई, निलंबन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एंगस्ट्राम का, उसका जो दीर्घ परास का मतलब उसके कणों का आकार या उसका फैलाव जो है कितना रेंज है, इसकी रेंज क्या है, तो कितना होती है भाई, 100 एंगस्ट्राम से ज़्यादा है। तो उसका दिया हुआ कितना, 50 एंगस्ट्राम से 2000, यानी कि 100 से ज़्यादा ही होगा, मैक्सिमम 100 से ज़्यादा होने की चांसेस हैं। बातें समझ में आई? 100 से ज़्यादा होने की चांसेस हैं, तो बोलेंगे ये पहले वाले क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कोहरा किस प्रकार का निकाय है। कोहरा पूछा हुआ है, दिया हुआ है कोहरा आपका किस प्रकार का निकाय है। भाई किस प्रकार का निकाय होता है भाई, कोहरा क्या होता है भाई, कोहरा किस प्रकार का निकाय होता है, जरा बताना। तो ध्यान से देखना, कोहरे में क्या क्या होता है पहले ये तो समझ जाओ, कोहरे में क्या क्या होता है ये तो समझ जाओ भाई। कोहरा में क्या होता है भाई, कोई गैस होती है, आपके पास गैस होती है, वायु होती है। कोहरा कैसा होता है भाई, गैस होती है, वायु। कोहरा का मतलब समझते हो ना, कोहरा का मतलब वो जो ओस पड़ती है उसी टाइप का होता है। क्या ठीक है, बातें समझ में? ओस पड़ती है, कोहरा जो वो धुंध टाइप की आती है ना, जब ठंडियों में देखते हो धुंध निकलती है ना, वो ठंडी ठंडी होती है। क्या होती है, ठंडी ठंडी। तो उसमें मैक्सिमम क्या होती है, हवा होती है। क्या होती है, मैक्सिमम हवा होती है। हम ओस नहीं कह सकते, क्योंकि ओस जो होता है वो उल्टा पड़ जाएगा,
ओस क्या होता है, उल्टा पड़ जाएगा। तो एक बात बताना, क्या होता है, हवा जो होती है, हवा होती है उसके अंदर ठंडा ठंडा बहता है, यानी कि द्रव के कण घुले होंगे। क्या होंगे, द्रव के कण घुले होंगे। क्या होंगे भाई, द्रव के कण घुले होंगे, यानी पानी घुला होगा। क्या घुला होगा, पानी घुला होता है। घुला होता है कि नहीं, पहले ये समझ जाओ कैसे निकालते हैं भाई। देखो क्या होता है भाई, पानी घुला होता है, घुला होता है कि नहीं, तभी तो ठंडियों में निकलता है और ठंडा ठंडा हवा देता है भाई, ठंडा ठंडा होता है वो जो कोहरा होता है ना, वो कोहरा मतलब जो अंधेरा छा जाता है सामने ना, तो वो थोड़ा सा ठंडा होता है। क्या होता है, ठंडा होता है। और प्लस में क्या होता है, वो धुआं होता है। धुआं का मतलब क्या, हवा होता है। हवा होता है भाई, हवा है। तो एक बात बताना, हवा कैसी होती है, गैसी फॉर्म में होती है। कैसी होती है भाई, गैस होती है कि नहीं। और पानी आपको कैसा होता है, द्रव फॉर्म में। क्या होता है, द्रव फॉर्म में। तो द्रव यानी कि गैस और द्रव का मिश्रण। अब ये एक बात दिया हुआ, इसमें दिया हुआ क्या, द्रव में गैस का मिश्रण, दो शब्द दिया हुआ। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको, द्रव में। अब यही टेंशन है भाई, इसी में टेंशन है। ये तो समझ गया हवा और पानी का मिश्रण है, यानी कि गैस और द्रव का मिश्रण। तो कौन किस में घुला हुआ है, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। द्रव का गैस में मिश्रण है। क्या है, द्रव का गैस में मिश्रण है। दूसरा दिया हुआ, बी दिया हुआ है आपका, ये ए था, बी दिया हुआ गैस में द्रव का है। तीसरा बी दिया, सी दिया हुआ है आपको, सी दिया हुआ है द्रव में द्रव का मिश्रण है, द्रव में द्रव का। और डी दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ भाई, डी दिया हुआ गैस में ठोस का मिश्रण। अब एक बात देखना, क्या बोला गया, हवा और पानी का मिश्रण, यानी गैस और द्रव का मिश्रण। यानी ये वाले दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। क्या हुए, ये दोनों ऑप्शन क्या हुए भाई, कैंसिल हो गए कि नहीं, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इन्हीं दोनों में देखना भाई, द्रव में गैस का है या गैस में द्रव का। एक बात बताना, जो अधिक मात्रा में होगा, जो अधिक मात्रा में, उसे क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम। और जो कम मात्रा में होता है उसे परिचित पदार्थ प्रवस्था कहते हैं। यही कहते थे, क्लोराइड में मैंने पढ़ाया हुआ था। क्या कहते हैं भाई, उसे परिचित प्रवस्था कहते हैं। और जो निकाय बनता है वो उसी प्रकार का बनेगा, जो निकाय बनेगा वो उसी प्रकार का बनेगा जिसमें परिक्षेपण माध्यम होगा। क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम होगा। तो यानी कि परिक्षेपण माध्यम में परिचित प्रवस्था को घोलते हैं। क्या करते हैं, परिक्षेपण माध्यम में परिचित प्रवस्था को घोलते हैं। यानी कि क्या करेंगे, ये अपना क्या हुआ, परिक्षेपण माध्यम, ये माध्यम हो गया अपना, ठीक है। और इसे क्या हुआ, प्रवस्था हो गई। ये क्या हुई, प्रवस्था, परिचित प्रवस्था। तो इसको उठाओगे, इसके अंदर घोलोगे, यानी कह सकते हो गैस में द्रव, गैस में द्रव को घोला गया है, गैस में द्रव का घोला गया है, तब ये बना है। जैसा घोला, जो अधिक मात्रा होगा, जो निकाय बनेगा उसी का बनेगा। यानी कोहरा कैसा होता है, कोहरा कैसा होता है भाई, कोहरा जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। कैसा होता है, गैसीय अवस्था में। क्यों, क्योंकि जो उसका परिक्षेपण माध्यम है वो कैसा है, गैसीय अवस्था में, इसीलिए कोहरा भी क्या हुआ, अपना गैसीय अवस्था में पाया गया। बातें समझ के इस तरीके से बात करेंगे, इसका इस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन ना एक ही जैसे लगते, कंफ्यूज जाओगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब है द्रव में गैस का मिश्रण का मतलब परिक्षेपण माध्यम आपका द्रव होगा, जो निकाय बनेगा वो द्रवी बनेगा। क्या बनेगा, द्रवी बनेगा। यानी कि कोई ऐसी पदार्थ है जो द्रव में क्या हुआ है, गैस को घोला गया है, द्रव में गैस को घोला गया। यहाँ पर गैस में क्या हुआ है, पानी को घोलते, थोड़ा सी मात्रा होती है पानी की, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बात ये समझ गए, इस तरीके से बात करें। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन बी इज़ द राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ गए। चलो भाई आगे बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। विजुअल होगा क्वेश्चन तीसरा, ठीक है। तो बात करते हैं भाई, निम्न में से बोला हुआ कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। बोला है प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। रक्त क्या होता है भाई, कोलाइड तो होता है, लेकिन कैसा होता है, प्राकृतिक होता है कि अप्राकृतिक होता है, बताना जरा। तो रक्त क्या तुम बनाते हो क्या, नहीं भाई बनाते नहीं है। बातें समझ में, क्या होते हैं, बनाते नहीं हैं। बात समझ गए, बातें समझ गए, इसे कहेंगे प्राकृतिक, यानी कि वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। क्या होता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। NaCl क्या करते हो, बनाते हो क्या भाई तुम, नमक को तुम बनाते हो क्या भाई, नहीं भाई हम लोग नहीं बनाते, कोई नहीं बनाता, इधर कोई नहीं बनाता। वो समुद्र में मिलता है, जो कि अपने आप मिलता है। समुद्र में क्या होता है, वो अपने आप बना रहता है, अपने आप बना रहता है ना। प्राकृतिक का मतलब जो अपने आप बना होगा, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, जो अपने आप बना होता है। कृत्रिम का मतलब, अप्राकृतिक होने का मतलब कि प्राकृतिक न होने का मतलब जो कृत्रिम मानव द्वारा बनाया जाता हो। क्या होता है, मानव द्वारा बनाया जाता हो। साबुन क्या, सॉरी क्या कहते हैं, रक्त क्या होता है भाई, रक्त क्या होता है आपका, मानव बनाता है क्या, खून को मानव बनाता है क्या, नहीं, कोलाइड है वो
वो बना होता मिलता है। ठीक है, बात करते हैं भाई NaCl, नमक जो होता है खाने वाला, वो बना नहीं होता है, वो सॉरी बना होता है, वो आप बनाते नहीं, वो समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं, अब बात करते हैं भाई तीसरे का बात करते हैं शर्करा। यदि शर्करा है, ठीक है, शर्करा है तो एक बात बताना, शर्करा में क्या होता है भाई, चीनी। आप बनाते हो क्या, शर्करा का मतलब चीनी, चीनी आप बनाते हो क्या, नहीं यार, गन्ने के रस में मिलता है, वो ऑलरेडी रहता है, और गन्ने के रस आप बनाते नहीं, वो खुद उगता है। क्या होता है, वो उगता है, प्राकृतिक रूप से मिलता है, यानी कि तीनों के तीनों क्या हुए, प्राकृतिक रूप से। अब एक बात बताना, RCOON, RCOON, R का मतलब क्या होता है भाई, एल्किल ग्रुप है, कोई एल्किल ग्रुप है। बात है समझ में, एल्किल ग्रुप कोई भी हो सकता है, C17H35 भी हो सकता है। बात है समझ में, C15H35 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, बात है समझ में आई। तो R एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप समूह कोई भी हो सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, बात है समझ में आई। तो ये क्या हुआ भाई, साबुन का मिश्रण। क्या इसी कहते हैं साबुन, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, साबुन कहते हैं। ये बात बताना, साबुन क्या मिलता है, क्या पेड़ों पे मिलता है, क्या या प्राकृतिक रूप से मिलता है, या नदी में मिलता है, नहीं मिलता है ना, वो कहाँ पे मिलता है, हम लोग बनाते हैं उसे। क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन तीसरे का डी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन तीसरे का डी सही होगा, यानी कि आपका जो डी है वो राइट आंसर है। क्या भाई, राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि साबुन जो है वो प्राकृतिक कोलाइड नहीं है, हम बनाते नहीं है उसे, सॉरी हम बनाते क्या करते हैं, वो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, हम लोग उसे क्या करते हैं, बनाते हैं। बातें समझ में आई, बात समझ गया। चलो भाई चौथे क्वेश्चन पे बात आते हैं। बोला है चौथा क्वेश्चन जो विजिबल है आपको, बोला है झाग अथवा फोम किस प्रकार का कोलाइड विलयन है। क्या बोला भाई, झाग व क्या कहता है, झाग अथवा फोम, झाग कह लो या फोम कह लो, एक ही बात है। ठीक है, फोम को झाग कहते हैं, किस प्रकार का कोलाइड है। तो बात करते हैं भाई किस प्रकार का कोलाइड है, झाग जो होता है वो किस प्रकार का कोलाइड होता है। फिर वही बात पहचानना भाई, झाग में क्या मिलता है, झाग क्यों आता है, पहले एक बात बता मुझे। झाग मतलब वो जो आप लोग झाग कहते हो ना, साबुन में लगाते हो तो झाग आते हैं बुलबुले टाइप का, उसी को झाग कहते हैं। तो बताना जरा वो क्यों आता है। जब मैं झाग का आने का मतलब समझ जाना भाई, झाग आने का मतलब है झाग या फोम, इसका आने का सिर्फ एक ही है, जब किसी द्रव में द्रव प्रवस्था में द्रव माध्यम में क्या करते हैं, किसी गैस को क्या करते हैं, किसी गैस को मिलाते हो, किसी गैस को मिलाते हो तो वो झाग देने लगता है। पानी में कभी आप गैस प्रवाहित करोगे तो पानी की सतह पे देखोगे बुलबुले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कभी क्या दिया हुआ, ध्यान दिया होगा कि पानी की सतह पे या पानी के अंदर आप गैस छोड़ते हो या गैस डालते हो तो क्या करता है, उस पर बुलबुले बनाने लगता है, यानी झाग देने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। बहुत तेजी से प्रवाहित करोगे तो झाग ज़्यादा देगा, धीरे धीरे करोगे तो वो धीरे धीरे देगा। बातें समझ में, इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से बात करते हैं क्या कि झाग देने पे क्या होता है भाई, वो झाग क्यों देता है, फोम क्यों देता है, द्रव में क्या करते हो, गैस को मिलाते हो। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, चौथे का सी सही हो जाएगा, चौथे का सी सही हो जाएगा। बातें समझ में, क्यों सही हो जाएगा भाई, क्योंकि झाग बनाना है भाई, झाग सिंपल सी बात है, झाग बनाना है आपको। झाग कैसे बन सकता है, झाग कैसे बन सकता है, किसी द्रव में क्या करोगे, गैस प्रवाहित करोगे तो वो झाग के रूप में प्रवाहित होगा, यानी झाग बनेगा। आपने देखा होगा, आप कोलाइड मैंने पढ़ाया था, जाके देख लेना कोलाइड में, कि वहाँ पे मैंने कोलाइड के 8 प्रकार बताया था। उसमें से मैंने जब द्रव को गैस में मिलाया हुआ था, जब ये परिक्षेपण माध्यम, इसे कहते हैं, सॉरी इसे परिक्षेपण, ये जो गैस होगा वो द्रव होगा, वो कैसा होगा, परिक्षेपण माध्यम होगा, परिक्षेपण माध्यम होगा। और ये जो अपना होगा वो परिक्षिप्त प्रवस्था होगी। क्या होगी भाई, प्रक्षिप्त प्रवस्था होगी। बातें समझ में, ये कम मात्रा में, ये ज़्यादा मात्रा, यानी द्रव में क्या लिखोगे, द्रव में, ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रव में गैस, यानी द्रव में आपने क्या मिलाया हुआ है, गैस को मिलाया हुआ। बातें समझ में, इस तरीके से बात कर लेंगे, इस तरीके से बात करके। भाई पांचवा क्वेश्चन देखना, पांचवें क्वेश्चन को देखना। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला मक्खन एक कोलाइड का रूप होता है जब, क्या बोला भाई, मक्खन एक कोलाइड का रूप होता है जब, पहला बोला है वसा परिक्षिप्त होती है जल में, क्या बोला है, वसा परिक्षिप्त होती है जल में। दूसरा बोला है जल परिक्षिप्त होता है वसा में। दूसरा क्या बोला, वसा जब क्या होता है, परिक्षिप्त होता है, सॉरी जल परिक्षिप्त होता है वसा में, यानी यहाँ पर जल जो परिक्षिप्त प्रवस्था होगा और वसा क्या होगी, दूसरे वाले में आपका परिक्षेपण माध्यम होगा। बात ही समझ में आई। तीसरा बोला है केसीन
निलंबित होता है जल में, केसीन निलंबित होता है जल में, बात समझ में। और चौथा बोला है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या बोला है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई ध्यान से देखना क्या होता है भाई, ध्यान से देखना। तो भाई क्या बात करते हैं, जैसे कि आप मक्खन देखोगे ना तो वो जेली फॉर्म में होता है, क्या होता है, चिपचिपा सा जेली टाइप का होता है कि नहीं, चिपचिपा सा जेली टाइप का होता है। यानी केसिन जो होता है ना, वो केसिन जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर घुला होता है। यानी कि केसिन जो होता है वो जल के अंदर निलंबित होता है। निलंबित होने का मतलब समझते हो, निलंबित होने का मतलब घुलना, यहाँ पर क्या है, निलंबित होने का मतलब हुआ यहाँ पे घुलना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका पांचवे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, जो केसीन एक पदार्थ होता है वो क्या करता है, वो जल में, यानी कि आपका जल में क्या होता है, घुला होता है, और क्या होता है, वो मक्खन बनाता है। क्या बनाता है, मक्खन बनाता है। बातें समझ में आई, क्या करता है भाई, वो मक्खन बनाता है। ठीक है, बातें समझ में आई, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई, बातें समझ में। एक बार ध्यान रखना, एक बार ध्यान रखना, सी नहीं सही होगा, सही सी नहीं सही होगा, इसका बी सही होगा। क्या होगा, बी सही होगा भाई, क्योंकि भाई मक्खन है तो वसा देता है भाई, फैट देता है ना। मक्खन क्या होता है, फैटी होता है कि नहीं भाई, बिल्कुल होता है, फैटी होता है ना, खाने से हम लोग मोटे हो जाते हैं मक्खन को, ठीक है। तो फैटी होता है, फैटी पाए जाते हैं, यानी कि जो आपका क्या होता है, वसा उसमें ज़्यादा मात्रा में होती है, जल थोड़े कम मात्रा में होती है। क्या होता है, जल थोड़े कम मात्रा में होते हैं, यानी कि बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो जल क्या हो जाएगा भाई, बी क्या हो जाएगा, जल जो होता है वो जल और वसा का मिश्रण होता है। क्या होता है, वसा का मिश्रण होता है, क्या आपका मक्खन, दोनों को मिला के क्या बनता है, मक्खन बनता है। ठीक है, अब बात समझ लेना, ये आपका परिचित प्रवस्था होगी, क्या होगी, प्रवस्था होगी। ये क्या होगा, माध्यम होगा, क्या होगा, माध्यम होगा, माध्यम होगा। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्योंकि देखोगे माध्यम में जो रहता है उसी में वो कोलाइडी तंत्र मिलता है। क्या होता है, कोलाइडी तंत्र पूरा मिलाओगे दोनों को, जो मक्खन आएगा वो किस रूप में होगा, जिस रूप में कोई माध्यम होगा, जिस रूप में कोई माध्यम हो। माध्यम कैसा है, वसा के फॉर्म में, तो वसा ज़्यादा मात्रा में होगी, तो देखोगे मक्खन क्या होता है, वसा के रूप में ज़्यादा होती है, यानी उसमें फैटी क्या होता है, ठोस की कड़ी से कहते हैं। वसा कैसी होती है, ठोस होती है, कैसी होती है, ठोस होती है। और जल आपका क्या होता है भाई, द्रव होता है। यानी कि एक तरीके से ये भी पूछ सकता था कि किस प्रकार का, एक क्वेश्चन इसमें और भी बन सकता था। क्या क्वेश्चन बन सकता था भाई, देखो पूछा क्या, पहले इसने ये समझ जाओ, पूछा है मक्खन एक कोलाइडी रूप होता है जब, तो क्या बोलते हैं भाई, सीधी सी बात है, मक्खन जब बनता है किससे मिलके बनता है, जल से मिलके बनता है, प्लस में किससे बनता है, वसा से। किससे, वसा से। अब बात समझ में आई, तो वसा यहाँ पर जल क्या है, वसा जल जो है वो परिक्षिप्त प्रवस्था है, बातें समझ में आई। और वसा क्या, परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, बात समझ में आई, ये बात हुई। तो भाई जो मक्खन बनेगा वो कैसा होगा, इस माध्यम के रूप में होगा, जो इस रूप में होगा इसी की तरह बनेगा। बातें समझ में आई, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जल कैसा होता है, एक क्वेश्चन और, ये तो बातें समझ में, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब एक बात बताएं, एक क्वेश्चन और बन सकता था, मैं इसी में बता देता हूँ। एक क्वेश्चन क्या बन सकता था भाई, जल जो है वो किस रूप में है, द्रव के रूप में। क्या बन सकता है, द्रव के रूप में, ठीक है। और वसा कैसी है आपकी, ठोस के रूप में। किसके, ठोस के रूप में। तो एक बात कर सकते हो कि क्या होगा, द्रव में ठोस, द्रव में ठोस हो सकता है, सॉरी ठोस में द्रव। क्या लिखोगे, ठोस में द्रव, क्योंकि द्रव कम मात्रा में है ना, द्रव कम मात्रा में, तो लिखेंगे ठोस में, ठोस रखा होगा उसके अंदर द्रव मिला देंगे। बातें समझ में, इस तरह से बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन और पूछ सकता था क्या, कि मक्खन कोलाइडी तंत्र है, तो क्या 3-4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा ठोस में द्रव, द्रव में ठोस, बोलेगा गैस में द्रव, द्रव में गैस। ये 4 ऑप्शन दे देगा, तो वो क्वेश्चन बनेंगे आपसे। तो ऑप्शन उसका यदि ऐसा पूछेगा तो ऐसा, इस वाला ऐसा आंसर क्या होगा आपका, सही होगा, यानी ठोस में द्रव वाला सही होगा। बातें समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। एक नया क्वेश्चन भी बना सकता है मक्खन से रिलेटेड, तो मैं पहले ही उसको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, बातें समझ में। चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं, छठवें की बात करते हैं। छठा बोला है, क्या बोला भाई, जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तो बना हुआ सॉल कहलाता है। क्या बोला भाई, परिक्षेपण माध्यम वायु रहती है, तो पूछा है कौन सा सॉल कहलाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है एल्कोसॉल,
हाइड्रोसाल, बेंजोसाल और एरोसाल मैंने नाम बताया हुआ था। इन सब सारी चीज़ों के बारे में छोटे छोटे मैंने टॉपिक इसीलिए करवाया था कि आपको याद रहे सारी चीज़ें। तो देखो बेंजोसाल, देखो कभी भी कोई सॉल्व बनता है तो मैंने कोलाइडी निकाय जो बोल रहा हूँ ना उसी को सॉल्व कहते हैं। क्या कहते हो, मैंने बार बार कह रहा हूँ ना, ये जो कोलाइडी मिलाने के बाद बनेगा ना वो क्या बनेगा, निकाय जो बनेगा वो उसी को सॉल्व कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्व भी कहते हैं। तो बात बताना, मैंने किसको बताया था कोई निकाय कैसे बनता है, जब वो जिस परिक्षेपण माध्यम जिस अवस्था में रहता है, जिस अवस्था में रहता है वैसा ही कोलाइडी तंत्र बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है। बातें समझ में, या उसी को सॉल्व भी उसी तरीके का बनता है। यदि बात करूं मैं सॉल्व की बनने की, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, जब बोला कि परिक्षेपण माध्यम जो है ना वो वायु है, क्या है, वायु है, गैस है, तब क्या बनेगा। तो एक बात मैंने बताई थी, क्या बोला था मैंने, एल्कोसाल। एल्कोसाल बनने के लिए क्या होना चाहिए, एल्कोसाल बनने के लिए परिक्षेपण माध्यम का क्या होना जरूरी है, एल्कोहल जल होना जरूरी है। यदि एल्कोहल में बना रहे हो परिक्षेपण माध्यम, यदि एल्कोहल है तो उसे बोलेंगे एल्कोसाल, यदि बेंजीन है तो बेंजोसाल, जल है तो हाइड्रोसाल, जल है तो क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोसाल कहते हैं, और वायु है तो मैंने बोला था एरोसाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एयर से एरोसाल हो जाएगा, ठीक है, एयर से एरोसाल हो जाएगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा छठे नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा भाई, एरोसाल का, यानी डी सही हो जाएगा। क्या होगा, छठे नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बातें समझ में भाई, डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एरोसाल बनता है, एरोसाल में गैस क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम में होती है, क्या होती है, वायु जो होती है वो परिक्षेपण माध्यम में होती है। बातें समझ में आई। चलिए भाई नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, एक मिनट थोड़े से रुक जाइए। बातें समझ में आई। चलिए भाई सही हो गया, थोड़ा से टेक्निकल एरर हो गया था, ठीक है, बात समझते रही भाई, टेक्निकल एरर था, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा से फंस रहा था, कोई दिक्कत, सही हो गया, ठीक है, घबरा तो नहीं रहे हो ना सभी, ठीक है भाई, टेक्निकल इशू था, थोड़े से सही हो गया वो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, ठीक है, 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ, निम्न में से जल विरोधी कोलाइड है। क्या बोला भाई, निम्न में से जल विरोधी कोलाइड है। कौन सा कोलाइड भाई, स्टार्च, गोंद, स्टैनिक ऑक्साइड और जिलेटिन। क्या बोला है, जिलेटिन, ये बोला है कौन सा इसमें जल विरोधी कोलाइड है। तो मैंने सारी चीज़ों के बारे में बताया था, जल विरोधी और जल स्नेही मैंने बताया था कि नहीं भाई, जल विरोधी और जल स्नेही के बारे में मैंने बताया हुआ था क्या होता है। तो मैंने बताया था कि स्टैनिक ऑक्साइड जो होता है ना, स्टैनिक ऑक्साइड होता है SN क्या बताया था मैंने भाई, स्टैनिक क्लोराइड, सॉरी स्टैनिक ऑक्साइड, मैंने SNO या SNO जो होता है ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, जल विरोधी, यानी कि जल में क्या होता है, जल में घोलने के बाद ये घुलता नहीं है, विरोधी होने के मतलब जल का विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर क्या डाल दें, कोई विद्युत, प्रबल विद्युत अपघट डाल दें, जो थोड़ी सी मात्रा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पेप्टीकरण कहते थे। क्या कहते थे, पेप्टीकरण, यानी कि उसका पेप्टीकरण करा देते हैं, पेप्टीजाइजेशन करा देते हैं। क्या कराते हैं भाई, पेप्टीकरण कराते हैं, उसी से हम लोग क्या करते हैं, अवक्षेपित करते हैं, कोलाइडी बनाते हैं। एक बात मैंने बताया था पेप्टीकरण के बारे में, तो ये बातें मैंने बताई थी कि ये जल विरोधी है, इसलिए इसको क्या करते हैं, पेप्टीकरण कराते हैं। बातें समझ में आई। बातें मैंने ये सारी चीज़ें बता दी थी, यानी कि स्टैनिक क्लोराइड जो होगा आपका, सॉरी स्टैनिक ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा भाई, आपका जल विरोधी होगा। तो क्या होगा भाई, जल विरोधी। तो यानी 7वां जो होता है वो 7 नंबर है, वो क्या होगा भाई, सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बातें समझ में आई। क्या होता है, ये परिक्षेपण माध्यम में क्या होता है भाई, आपका जल विरोधी सॉल्व बनाता है। क्यों बनाता है, मैंने ये सब सारी चीज़ें, मैंने जब विरोध वाले को पढ़ाया हुआ था तो सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ था कि क्यों ये क्या होता है, जल में विरोध, इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वो जल में घुलना ही नहीं चाहते हैं। वो क्या होता है, जल में घुलना नहीं चाहते हैं, ठीक है।
बातें समझ में। जो जल में नहीं घुलता है, जल में क्यों नहीं घुलता है वो आप बातें पीछे पढ़ चुके हो, आप कक्षा 11 में रहे होगे तो ध्रुवीय अध्रुवीय पढ़े होगे कि जल में कौन घुल सकता है, जल में कौन घुल नहीं सकता। ये सारी चीज़ें आपने पीछे पढ़ी हुई। तो मैं हिंट दे रहा हूँ कि आपको जल में कौन घुलेगा कौन नहीं घुलेगा। तो लाइक डिजॉल्व लाइक एक रूल होता है। क्या होता है? लाइक डिजॉल्व लाइक एक रूल होता है, उससे आप क्या करोगे, जल में घोल सकते हो। ठीक है, बातें समझ में। यानी कि जैसे को तैसे घोलेगा, यानी जल ध्रुवीय है तो ध्रुवीय आना चाहिए उसके अंदर, और ध्रुवीय आ गया तो उसको घोलेगा नहीं। वो सारी चीज़ें पीछे वाली बातें हो गई है, वो सारी चीज़ें पीछे वाली बात हो गई है। आप पीछे पढ़ सकते हो जाके इसको। सारी चीज़ें यदि नहीं समझ में आया तो पीछे जाके उसको लेक्चर प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, सारी चीज़ें हैं भाई। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वें क्वेश्चन बोला हुआ है, 8वां क्वेश्चन बोला है कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि है। उसने बोला है कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि है। क्या विधि है भाई, क्या विधि है? पहला दिया हुआ पेप्टीकरण, दूसरा दिया हुआ है स्कंदन, तीसरा दिया हुआ अपोहन, और चौथा दिया हुआ है ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि। बातें समझ में। तो कौन सी विधि भाई आपकी मैंने शुद्धिकरण के लिए बताया हुआ था? शुद्धिकरण के लिए मैंने कौन सी विधि बताई हुई थी वो आपको पता है? वो आपको पता है भाई, मैंने बताया था अपोहन। क्या बताया था? अपोहन बताया हुआ था कि शुद्धिकरण के लिए होता है। जो पेप्टीकरण होता है वो कोलाइड बनाने के लिए होता है। क्या होता है? कोलाइड बनाने के लिए होता है। और स्कंदन होता है वो कोलाइड को अवक्षेपित करने के लिए होता है। क्या होता है? अवक्षेपित करने के लिए होता है। लेकिन जो शुद्धिकरण के लिए होता है वो आपका क्या होता है? अपोहन होता है। अपोहन मैंने भी 2 तरीके से बताया था, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बातें हो चुकी थी। तो नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 8वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा भाई? अपोहन होगा। तो अपोहन सी आंसर है आपका, अपोहन। क्या है भाई? सी आंसर है आपका, अपोहन। देख लेना भाई, पीछे जाके देख लेना, मैंने शुद्धिकरण वहाँ पे बताया था। शुद्धिकरण यानी कि शुद्धता, शुद्धता मापने, क्या शुद्ध बनाने के लिए मैंने क्या हुआ था उसमें किया हुआ था, उसको अपोहन कराया हुआ था। ऐसे 2 तरीके से, एक विद्युत बार कराया था, एक बार ऐसे ही कराया था। ध्यान आया होगा तो आपको, क्योंकि एक उसमें लगा के हम लोग क्या कर देते थे, एक डब्बे में लगा के इसमें विद्युत अपघट्य वो कर देते थे, क्या करते हैं, कोलाइड भर देते थे, और इसको क्या करते थे, गुरुत्वाकर्षण के सहारे क्या करते थे, इसकी अशुद्धियों को दूर करते थे। या फिर इसमें क्या करते, 2 आर्क विधि, यू विधि से बनाते थे। इसके अंदर क्या डालते थे, विद्युत अपघट्य ये कोलाइड डालते थे। इसी के अंदर क्या डालते थे हम लोग, इसी के अंदर क्या डालते थे हम लोग, डालते थे 2 इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित करके हम लोग क्या करते थे, प्लस और माइनस बना के वहाँ पे एकत्रित कर लेते थे अशुद्धियों को। ठीक है, बातें समझ, वो सारी चीज़ें पीछे सारी चीज़ें हो चुकी है। यदि ना समझ में आए तो भाई अपवन विधि आप पीछे जाके देख लेना, क्या करना, अपवन विधि जाके वहाँ पे पीछे देख लेना। तो बात करते हैं भाई, यानी 8वें का अपवन सी सही हो जाएगा। बातें समझ में। चलो भाई, अब 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्राउनी गति का कारण है। ब्राउनी गति का कारण है। तो भाई ब्राउनी गति मैंने बताया था, जिग जैग गति को क्या कहते हैं भाई, जिग जैग मोशन को हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा हुआ था। ठीक है, बात करते हैं भाई, तो बात करते हैं क्या बोला है। पहला उसने ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है द्रव अवस्था में तापमान का उतार चढ़ाव। क्या बोला है, द्रव अवस्था में तापमान का उतार चढ़ाव। दूसरा दिया हुआ कोलाइड कणों का आवेश का आकर्षण व प्रतिकर्षण, यानी कोलाइडी कणों का जो कोलाइडी कणों के ऊपर आवेश होते हैं उसका आकर्षण और प्रतिकर्षण हो जाती है। अब बात आप ध्यान से सुनते रहना, आप अपने हिसाब से तुक्का लगाते रहना, अपने हिसाब से आप लोग सेट करते रहना, कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही गलत होगा। वो मैं पीछे भी आगे डिस्कस करूँगा इसका कि क्या बातें सही है। ठीक है, तब तक आप अपना हिसाब से बनाते रहना। ठीक है, सी दिया हुआ परिक्षेपण माध्यम में अणुओं का कोलाइडी कणों का संघात। क्या दिया हुआ, परिक्षेपण माध्यम में, जो परिक्षेपण माध्यम कोलाइड बनाया हुआ था, परिक्षेपण माध्यम में किसी परिचित प्रवस्था को घोला गया होगा, तो बोला गया परिक्षेपण माध्यम में जो कोलाइड कणों का या परिचित प्रवस्था है उसी को कोलाइड कण भी कहते हैं। कोलाइड कणों का जो संघात होता है, संघात का मतलब टकराना, क्या करना, टकराना होता है। यदि जो टक्कर हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है, ये बातें बोला है। और चौथा बोला है कणों का आकार। क्या बोला है, कणों का आकार बोला हुआ है। तो आप जानते हो भाई, पहले मैं डिस्कस करता हूँ पहले क्वेश्चन के ऊपर, द्रव अवस्था में तापमान का उतार चढ़ाव। एक बात बताना, तापमान के उतार चढ़ाव से होता है, लेकिन क्या तापमान नहीं, मैं नहीं बदल रहा हूँ। मान के चलो मेरा रूम टेम्परेचर ही 25 डिग्री सेल्सियस मैंने दिया, क्या दिया, 25 डिग्री सेल्सियस मैंने या 20 डिग्री सेल्सियस मैंने दिया, तो क्या इसके अंदर टक्कर नहीं होगा,
क्या इसके अंदर टक्कर नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार, किसी भी तापमान पे होगा, वो हमेशा होगा। क्या होता है? हमेशा होगा। अणु को छोड़ दोगे, वो कण को छोड़ दोगे, वो हमेशा टकराते रहेंगे एक दूसरे से। वो तापमान में चढ़े उतरे बढ़े कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। फला ढिमाका जो हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है हमें, ठीक है। तापमान में थोड़ा सा बढ़ा दोगे, तापमान बढ़ा दोगे, क्या होगा? अणुओं की जो संघार टक्कर है वो ज़्यादा हो जाएगी। घट कम कर दोगे तो थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा जरूर। क्या होगा? होगा जरूर। आप नियत कर दोगे तो भी होगा। क्या कर दो? नियत कर दो, तापमान को नियत कर दो तब भी होगा, यानी निश्चित कर दोगे तो भी होगा। बातें समझ में? यानी कि तापमान से कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ उसे बढ़ाने घटाने का काम आता है, लेकिन टक्कर हमेशा ऑलवेज होगा। क्या होगा? ऑलवेज होगा। बातें समझ में? यानी ये वाला ऑप्शन तो गलत है बात, ये तो इसका कोई रीजन नहीं हुआ, ठीक है। बी बोला है कलाइडी कणों का पर आवेश का आकर्षण प्रतिकर्षण। क्या आवेश होंगे तभी कोलाइड कण क्या करते हैं? वो भागते हैं। क्या आवेश नहीं होंगे तो नहीं भागेंगे? बिल्कुल भागेंगे यार। द्रव के कण है तो आप आपस में भागेंगे, चाहे तुम आवेश बनाओ या ना बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। आवेश आप लोग बनाओ या ना बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कोलाइडी कणों का। कुछ के आवेश बनते, कुछ के आवेश नहीं बनते। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि भैया आपका आप वो नहीं कर सकते, आप कोलाइड संघात नहीं कर सकते या ब्राउनी गति नहीं होगा। होगा भाई, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो कोई आवेश से लेना देना इनका नहीं है। बातें समझ में? क्या होता है भाई? इनका आवेश से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में? तीसरा दिया हुआ है परिक्षेपण माध्यम में अणुओं का क्या करना? कोलाइडी कणों पर संघात करना। सही बात, ये बातें सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि भाई देखो क्या है, ये परिक्षेपण माध्यम का कण मान के चलो था, ये परिक्षिप्त प्रावस्था की कण था, आपस में टकराएंगे तभी तो भागेंगे। ये इधर गया टकराया इधर भाग गया, गति तो कर रहा है भाई, टेढ़ी मेढ़ी क्यों कर रहा है? ये इधर गया था, टकराया, इधर चला गया, इधर टकराया, कोई इधर कण था, इधर टकराया, इधर टकराया। आपस में सभी क्या होंगे? परिक्षेपण माध्यम और परिचित प्रावस्था दोनों के कण आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे से टकराएंगे तो जिग जैग। क्या होगा? जिग जैग, मतलब इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, मतलब समझ रहे हो ना? फैल जाएगा पूरा। क्या करेगा? वो गति करेगा, इधर से उधर भागते रहेंगे। तो उसी की वजह से क्या होता है? टकराने की वजह से क्या होता है? दो अणुओं के बीच में टकराने की वजह ही है, इसका टकराने की वजह ही है। बातें समझ में? अब बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो 9th का हो जाएगा, वो 9th का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 9th का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डी की बात ही नहीं कर सकते भाई, डी की बात ही नहीं कर सकते। कणों का आकार क्या होता है भाई? कणों के आकार से छोटा हो या बड़ा तब भी टकराएगा। क्या करेगा? छोटा होगा बड़ा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टकराएगा। हाँ, वो अलग बात है, बड़ा होगा तो ज़्यादा ऊर्जा लॉस करेगा, छोटा होगा तो कम ऊर्जा को लॉस करेगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन टकराएगा जरूर आपस में। क्या करेंगे? टकराएंगे जरूर आपस में। बातें समझ में आई? चलो 10वें नंबर पे चलते भाई। 10वें नंबर में कौन बोला है? निम्न में से कौन सा गुण प्रकाशिक गुण है? कौन सा गुण प्रकाशिक गुण है? यानी प्रकाश का गुण किसके अंदर होता है? कौन से ऑप्शन के बाद करता है प्रकाश का गुण दिखाता है? बातें समझ में? प्रकाश का गुण किसके अंदर मौजूद है या दिखाता है? बातें समझ में? तो बोला, पहला बोला टिंडल प्रभाव, बी बोला स्कंदन, सी बोला विद्युत का चलन, और डी बोला इसमें से सही सभी। क्या हो? ये सभी, यानी ऊपर के जो 3 दिया हुआ सभी है। तो कौन सा भाई? टिंडल प्रभाव प्रकाश की बात करता है, क्योंकि प्रकाश को डालोगे वो प्रकीर्णन करा देता है। मैंने टिंडल प्रभाव के बारे में बताया होता। क्या करता है? वो प्रकाश का प्रकीर्णन करा देता है। तो मैंने टिंडल प्रभाव के बारे में बताया था कि वो चीज़ें होती है, यानी ये ऑप्शन सही लग रहा है। फिर पीछे वाले पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या स्कंदन में क्या भाई? स्कंदन में क्या है? स्कंदन क्या होता है? जमाने का काम है, इससे प्रकाश से लेना देना है नहीं। प्रकाश तुम दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। बातें समझ में? प्रकाश से कोई लेना देना नहीं, प्रकाश में कोई बात नहीं करते हम लोग, ठीक है। स्कंदन में कोई बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो विद्युत का कण का चलन, विद्युत के कण यानी विद्युत का कण का चलन का मतलब है विद्युत देने पे वो कण के चलते हैं। तो चलने से और आपके प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप अंधेरे में भी विद्युत धारा दोगे तो वो कण चलेंगे, आप उजाले में दोगे तो भी चलेंगे, आप उसे छुपा के दे दो, कोने में कहीं ले जाए खोपचे में दे दो तब भी चलेंगे। वो खोपचे में ले जाके दोगे ना उसे, एकदम अंधेरे वाले खोपचे में, तो भी वो चलेंगे। बातें समझ में? वो उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि डी वाला तो भाई बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 2 ऑप्शन गलत हो गए तो इसमें से सभी तो हो नहीं सकते, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं सारे टॉपिक पर डिस्कस कर लेता हूँ भाई, कहीं पे ऐसा ना हो कि कभी कैसा होता है ना कि मान के चलो मैं ऑप्शन पे, तो कभी कभी होता है ना, जैसे मैंने वैपरीकरण की बातें कर ली, स्कंदन की बातें कर ली, तो छोटी छोटी जो टॉपिक है ना वो आपकी छोटी छोटी और सारे ढेर सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्यों? सारे टॉपिक पे कभी क्वेश्चन दूसरा पूछ दिया, उसका सही है तो वो सही मार्क का होगा, ठीक है। बातें समझ? सारे इस क्वेश्चन पे मैं सारे वो
क्या कहते हैं, ऑप्शन पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं भाई कि कभी क्वेश्चन दूसरा भी बन गया ना तो आप लोग क्या करो, कंफ्यूज ना हो ना, सब क्वेश्चन करके आना। एक क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं भाई, एक क्वेश्चन भी आपका छूटेगा नहीं, ये भाई तय क्वेश्चन है भाई। क्या होगा भाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 10 नंबर का। भाई 11 नंबर आते हैं। 11 नंबर क्या बोला है, 11 नंबर क्या बोला है, बोला है किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है उसके धनायन के, यानी कि किसी भी आयन के क्या करता है, स्कंदन जो होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, यही बात बतानी है उसे। क्या करनी है, उसके किसके ऊपर निर्भर करता है वो चीज़ें बतानी है। पहला बोला है आकार पर, संयोजकता पर, आवेश के चिन्ह पर, संयोजकता व आवेश के चिन्ह पर। बातें समझ में आई। देखो आकार से मैंने बताया था स्कंदन का कोई लेना देना नहीं है, स्कंदन का कोई लेना देना नहीं है। मैंने बताया था संयोजकता और आवेश के चिन्ह पर, यानी कि जितने ज़्यादा आवेश होंगे, चिन्ह का मतलब होता है यदि वो धनात्मक हुए या ऋणात्मक कुछ भी हुए, ठीक है, जितना ज़्यादा आवेश होंगे, ये 5 होगा, ये मान के चलो 4 आवेश था इसके ऊपर, किसी के ऊपर 3 आवेश था, किसी के ऊपर 2 आवेश था, किसी के ऊपर 1। तो मैंने बोला था जब आवेशों की संख्या बढ़ती है यानी आवेश बढ़ते हैं तो क्या होता है, उसका स्कंदन ज़्यादा होता है, यानी कि ये वाला स्कंदन ज़्यादा होंगे, यानी आवेश के चिन्ह पर निर्भर करता है। बात पहली बात। और दूसरी बात मैंने बोला था जिसकी संयोजकता जितनी ज़्यादा होती है क्या होती है, ये ऑक्सीकरण संख्या मान के चलो इसका 5+ था, इसका +4 था, यानी इसकी संयोजकता के बाद मैं बात बोलूँ तो इसकी संयोजकता 5 है, इसकी 4 है, इसकी क्या है 3 है, इसकी क्या है 2 है और इसकी 1 है। बातें समझ। मैंने बोला था संयोजकता या आवेश जिसके ऊपर ज़्यादा होते हैं वो क्या होता है, ज़्यादा स्कंदित होता है। बातें समझ में, यानी कि ये वाला ज़्यादा स्कंदित होगा कि नहीं, यानी कि 2 बातें तय निकल के आई। क्या हुआ, आवेश के चिन्ह के ऊपर, आवेश के चिन्ह के ऊपर, चिन्ह तथा संयोजकता, 2 बातें निकल के आई। तो भाई दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ, बोला आकार पर, आकार से कोई लेना देना नहीं, इनका आकार से कोई लेना देना नहीं है। बातें समझ में। अब बोला थी दूसरा बोला है संयोजकता पर बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। तो आगे भी देख लेते भाई, आवेश के चिन्ह पर इस पर भी करता है, यानी दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही, किसको लगाएं। तो फिर तीसरा देख लेते हैं, क्या करते हैं, तीसरा देखते हैं। तो तीसरा बोला है, चौथा बोला है संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर, यानी इसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। सी देखो इसमें कैसे लगाएं समझ जाओ पहले। ए बिल्कुल गलत है, बी मैं लगाऊं तो सी भी गलत हो जाएगा, सी भी तो सही है, क्या है सी डी। अब एक बात देखना, यदि तुम चाहते हो यार बी लगाना, क्यों बी सही नहीं होगा, यदि बी तुम लगाओगे तो सी छूट जाएगा तुम्हारा, सी छूट जाएगा कि नहीं, जो कि ये भी सही है, यानी ये तो लगा नहीं सकते। यदि मैं सी लगाऊं तो बी मेरा छूट जाता है, बी मेरा छूट जाता है कि नहीं, तो यानी दोनों नहीं लगा सकते। यदि डी में देखो ए और बी दोनों हैं, क्या है सॉरी बी और सी क्या है, बी व सी दोनों हैं, बी व सी दोनों एक साथ है, तो यानी कि मेरा डी वाला सबसे सही होगा। यदि ये डी ना देता, यदि डी नहीं देता और ये सिर्फ बी देता तो भी बी सही मार्क आते। क्या करते हैं, बी तब सही मार्क आ जाती, यानी सिर्फ संयोजकता देता और चिन्ह का आवेश के बारे में कुछ बात नहीं करता तो संयोजकता मार्क आती। यदि आप संयोजकता नहीं देता और आपको वो आवेश के बारे में बात करता, आवेश के बारे में बात करता तो आप आवेश मार्क आते। यदि दोनों दिया हुआ तो फिर दोनों एक साथ लगाएंगे, किसी को छोड़ नहीं सकते। बातें समझ में, इसलिए मैंने बी और सी को नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में पूरी तरीके से नहीं है, डी वाले में अपने आप में पूरा है। क्यों, क्योंकि इसमें बी और सी दोनों साथ में दिया हुआ, क्या हुआ दोनों उसको साथ में, इसलिए क्या हुआ ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई। 11 नंबर का ऑप्शन डी, 11 नंबर का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात है समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन लगाते, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था ये क्वेश्चन, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन की थोड़ा सा ये नया क्वेश्चन, बिल्कुल नया क्वेश्चन, आपने पढ़ा नहीं होगा इसके बारे में। चलो कुछ चीज़ें होती है क्वेश्चन में ही सॉल्व हो जाती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो क्वेश्चन में सॉल्व हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है। तो बोला है पर्पिल आप कैसियस है, बोला है पर्पिल आप कैसियस है, क्या है भाई ये पर्पिल आप कैसियस क्या है। बोला है ए दिया हुआ है FeOH का होल थ्राइस सॉल, दूसरा बी दिया हुआ है AU गोल्ड का सॉल, सी दिया हुआ सल्फर का सॉल और डी दिया हुआ है AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड है ये ट्राई सल्फाइड का सॉल बोला है।
क्या बोला है भाई, सॉल्व बोला है। तो एक बात मैं बता दूं आपको, जो ये वाला ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। इसका लगा लेना, आप इसका याद कर लेना, जो भी समझना हो इसका समझ लेना, याद करना तो याद कर लेना, जो भी समझना भाई, क्योंकि इसका बी सही है, क्योंकि ये एक अपने आप में एक नया क्वेश्चन है, अपने आप में बिल्कुल एक नया क्वेश्चन है। बात है समझ में। तो भाई देखो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, क्या करना भाई, इसके बारे में थोड़ा से समझ लो। तो भाई क्या होता है ना, इसके अंदर ना क्या होता है, पहले ना हम लोग क्या करते हैं, बी क्यों सही है, क्योंकि एयू को सॉल्व जो होता है उसी को पर्पिल ऑफ कैसियस बोलते हैं, ठीक है, पर्पिल ऑफ कैसियस बोलते हैं। क्या होता है, इसका रंग जो होता है वो बैगनी होता है, रंग जो होता है वो बैगनी होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पर्पिल ऑफ कैसियस बोलते हैं। देखो क्या होता है, एयू क्या होता है ना, एयू गोल्ड या गोल्ड क्लोराइड कह सकते हैं, गोल्ड ट्राई क्लोराइड कह सकते हैं। इसका जो सॉल्व होता है उसके अंदर स्टैनिस क्लोराइड का हम लोग क्या करते हैं, स्टैनिस क्लोराइड का सॉल्ट डालते हैं। क्या करते हैं, स्टैनिस क्लोराइड का सॉल्ट डालते हैं। तो क्या होता है, इसका जो रंग होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसको डालते हैं तो क्या होता है, इसका जो रंग होता है वो बैगनी हो जाता है। क्या होता है, इसका जो रंग होता है वो बैगनी हो जाता है और बना क्या लेता है, क्या बनाता है भाई, ये क्लोरीन इसका क्या करता है, ये ग्रहण कर लेता है और क्या बनाता है, AU प्लस में SnCl4, और इसका जो पूरा विलेन बनेगा, AU अलग हो गया ना, AU अलग हो गया ना, इसका जो रंग बनेगा वो होगा रंग बैगनी रंग। कैसा होता है भाई, बैगनी रंग होता है, इसी को बोलते हैं पर्पिल ऑफ कैल्सियस। इन दोनों के सॉल्यूशन को, बैगनी रंग के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम लोग, पर्पिल ऑफ कैल्सियस। ठीक है, क्या कहते हैं, पर्पिल ऑफ कैसियस बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में, इसी को क्या कहते हैं, इसके बैगनी रंग के सॉल्यूशन को लोग पर्पिल ऑफ कैसियस बोलते हैं। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें आपको समझ में आई। इसका भाई ध्यान दे देना, इसका थोड़ा सा ध्यान दे देना, इसको आप लोग कॉपी वॉपी में लिख लेना अच्छे से और समझ लेना क्या बातें हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं भाई, आगे बात कर लेते हैं। यानी एक बात कर सकते हो, गोल्ड का बैगनी रंग का, गोल्ड के बैगनी रंग का जो सॉल्व होता है उसे क्या कह सकते हैं, पर्पिल ऑफ कैल्सियस। तो लिख लेना भाई, पर्पिल ऑफ कैल्सियस क्या होता है, कैल्सियस ने कैसियस क्या होता है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना आप लोग। ठीक है, क्या करना है, लिख लेना AU गोल्ड, AU का बैगनी रंग का सॉल्व, बैगनी रंग का सॉल्व पर्पिल ऑफ कैसियस कहलाता है, कैसियस कहलाता है। क्या था भाई इसमें, ऑप्शन में क्या था भाई, ऑप्शन में आपका दिया हुआ था FeOH का होल थ्राइज, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है या सॉल्व है वो भाई तो हो नहीं सकता, इसके अंदर कोई बात ही नहीं करता। बातें समझ में। दूसरा दिया हुआ AU का सॉल्व, AU का यानी गोल्ड का दिया हुआ भाई, गोल्ड का, बात सही है, बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, यही तो कहता है। सल्फर का सॉल्व, सल्फर का सॉल्व की बात ही नहीं करता ये, अब क्या करता है, आर्सेनिक सल्फाइड, ट्राई सल्फाइड की बात करता है, तो वो आर्सेनिक ट्राई सल्फाइड की बात नहीं करता है इसके अंदर। ठीक है, बात है समझ में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा भाई। 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देख ले भाई, पढ़ लेना बड़े आसानी से भाई, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को सॉल्व पहले कर लेना, फिर मैं इसको रफ करके बना रहा हूँ आपको। लिख लेना इस बात को लिख लेना भाई। चलो भाई लिख लो आप, क्वेश्चन को क्या करो, पढ़ लो, समझ लो, बता दो भाई क्या होता है। बोला है 13 नंबर का, सॉरी 1 मिनट, हाँ 13 नंबर बोला हुआ है। क्या बोला, निम्न में से सोडियम लारिक सल्फेट का सूत्र है, सोडियम लारिक सल्फेट का सूत्र कौन सा है। तो भाई बताना जरा सोडियम लारिक सल्फेट का सूत्र कौन सा होता है। क्या होता है भाई, लारिक सल्फेट का सूत्र कौन सा होता है, आपको बताया गया था, सारी चीज़ें आपको बताई गई थी भाई। लारिक सल्फेट का सूत्र बताया गया था। क्या होता है भाई, क्या होता है, ज़रा बताना। तो
मैंने बताया हुआ था लारिक सल्फेट का जो सूत्र होता है वो साबुन की जगह क्या होता है SO4 का Na के साथ जो सोल्यूशन होता है R का, वही कहलाता है लारिक सल्फेट। कहलाता है ना भाई, यही कहलाता है ना। ये क्या होता है 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। कार्बन की संख्या क्या होती है 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, 15, 16, 17 मतलब 18। इसीलिए मैं उच्च अणु भार लिखाता हूँ। क्या लिखाता हूँ? एल्किल का उच्च अणु भार। उच्च अणु भार इसीलिए लिखाते हैं भाई, इसीलिए अणु भार उच्च को लगाते हैं, क्योंकि कुछ भी ले सकते हो आप। कोई ये कह देना कार्बन 14 है तो आप गलत मत मानना उसको, पहले मैं बता देता हूँ, आप उसको गलत नहीं मानोगे, ठीक है। कोई कार्बन 15 कह रहे तो कोई कह रहा नहीं सर जी मेरा सर जी तो बताया थे कुछ और था, फलाने था। अरे नहीं भाई, उच्च अणु भार, इसीलिए कभी भी साबुन का आप परिभाषा पढ़ोगे ना तो क्या करते हैं वो उच्च अणु भार बोलते हैं हमेशा और हमेशा। कार्बन 17 नहीं बोलते हैं, कार्बन की 17 संख्या नहीं बोलते वो। क्यों बोलते भाई वो 15 नहीं बोलते? क्यों? तो वो हमेशा उच्च अणु भार बोलते हैं। उच्च अणु भार में कुछ भी ले सकते हो आप, मतलब वो 12, 13 के बाद 14, 15 के तक की बात करेगा वो, जो भार में ज़्यादा होगा, ठीक है। बातें समझ में उसकी बात करता है। तो भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका बी वाला सही होगा। क्या होगा? बी वाला सही होगा। तो ये वाला किस में दिख रहा है? ये वाला किस में दिख रहा है? किस में दिख रहा है भाई? यानी कि ये प्लस और ये सॉरी ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा ना भाई, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। बातें समझ, यानी कि बी वाला ऑप्शन 13 का क्या हो रहा है? बी वाला सही दिख रहा है। क्या होगा? बी वाला सही दिख रहा है। बातें समझ में, बी वाला बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। बातें समझ में आई। अब भाई नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में बोला है निम्न में से कौन सा 21 साल धनावेशित है? क्या बोला है भाई? 21 साल है आपके पास, वो धनावेशित है। धनावेशित की बात कर रहा है तो कौन सा सॉल होता है भाई? बोला है रक्त क्या धनावेशित होता है? नहीं भाई, रक्त धनावेशित नहीं होता है। अब धुआं कोई धनावेशित, कोई आवेशित कण ही नहीं होता है इसके अंदर, धुआं के अंदर। मिट्टी, ये भी कोई आवेशित कण नहीं है, कोई फिक्स नहीं इसका कौन सा क्या है, ठीक है। और डी बोला है प्रबल अम्लीय माध्यम में जिलेटिन। जो प्रबल अम्लीय होगा और वो जिलेटिन में घोलोगे तो वो धनावेशित सॉल ही बनेगा। तो एक बात ध्यान रखना कि ये एक धनावेशित सॉल का आपका एग्जाम्पल है। क्या? एक तरीके से ये एग्जाम्पल है, यानी जिलेटिन को, किसी प्रबल अम्लीय को जिलेटिन में घुलाओगे तो वो धनावेशित सॉल बनाएगा। क्या बनाएगा? धनावेशित सॉल बनाएगा। यानी 14 नंबर जो होगा वो आपका 14 नंबर जो होगा वो आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिलेटिन में किसी प्रबल अम्लीय को घुलाओगे तो वो धनावेशित सॉल बनाएगा। ये बात ये पक्का है। बात समझ भाई। अब नेक्स्ट की बात करते हैं भाई 25 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, जरा बताना इसको। बोला है HgCN का होल ट्वाइस प्लस H2S रिएक्शन बनाया हुआ है। बोला है X छोड़ा हुआ है और बोला है HCN गया हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। उपरोक्त अभिक्रिया में निर्मित X सॉल है, यानी कि आपसे रिएक्शन करवाया भाई, उसने रिएक्शन करवाया है, सीधी सी बात है। क्या कराया उसने? रिएक्शन कराया। H2S इसने X बोला है, प्लस में बोला है HCN बना हुआ है। क्या बना हुआ है? HCN, मैं नीचे लिख देता, HCN बना हुआ है। बात है समझ भाई। यानी जो साइनाइड है ना वो हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनाएगा भाई? क्या बनाएगा? तो वो बोला है x क्या होगा, तो वही पूछा कि x क्या है आपका, x क्या है। तो एक बात बताना, इसकी रिएक्शन कराएगा ना, इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? साइनाइड ग्रुप किसके साथ चला गया? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन का जो इसका ये वाला ये धनात्मक पार्ट होगा, ये क्या होगा? ऋणात्मक पार्ट होगा। यही बात होती है, साइनाइड माइनस में होती है ना भाई, यानी ये धनायन रहा होगा, ये ऋणायन वाला पार्ट रहा होगा। ये वाला हाइड्रोजन क्या धनायन वाला पार्ट रहा होगा, ये क्या होगा? ऋणायन वाला पार्ट होगा। वो अलग बात है, कितने धनायन कितने ऋणायन होंगे वो अलग चीज़ है, बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ये प्लस वाला चिन्ह, यानी कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ गया है, इसका प्लस इसके साथ माइनस के साथ गया है, और इसका माइनस किसके साथ जाएगा भाई? इसके प्लस के साथ जाएगा। बातें समझ में, मैंने प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट समझाया था भाई, लड़के लड़की वाला आपको समझाया हुआ था किस तरीके से वो काम करते हैं ना। प्लस और माइनस की तरफ आकर्षित होता है, और प्लस वाला माइनस की तरफ, माइनस वाला प्लस की तरफ होता है, लड़का लड़की की तरफ, और लड़का लड़की की तरफ, लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होते हैं ना। वही कहानी है भाई, वही सेम कहानी। ये प्लस इसके माइनस के साथ गया तो इसका माइनस इसके प्लस के साथ, यानी क्या बनाएगा भाई? इधर x क्या बनाने वाला है? HgS बनाने वाला। आप सूत्र बना लेना, इसका +2 यहाँ पर है क्योंकि इसका 1 माइनस, 2 का 2 माइनस, यहाँ पर इसका 1 प्लस है तो इसका 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका 2 प्लस और इसका 2 माइनस मिलके HgS बना ले, यानी कि आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई? ये आप फार्मूला बनाने जानते हो, फार्मूला बनाने का कक्षा 9 में ही पढ़ाया गया था, आप जानते हो, ठीक है।
ठीक है, बात है समझ में। यानी पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, HGS, सॉरी पहला वाला नहीं है, HG पहला दिया हुआ है आपका Hg2s, दूसरा दिया हुआ है HgS दिया हुआ है, तीसरा HgS2 दिया हुआ है और चौथा दिया हुआ है HgCN दिया हुआ है। तो जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, HgS बनेगा। क्या बनेगा, HgS बनेगा, HgS यही बनेगा ऑप्शन में, HgS बनेगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही, सॉरी बी वाला, ऑप्शन बी वाला सही है ना, क्योंकि बी दिया हुआ, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्या होगा भाई, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई। यानी आपको 15 क्वेश्चन था और 15 क्वेश्चन आपने करीब करीब सॉल्व कर लिया। सारे क्वेश्चन आपने क्या कर लिया भाई, सॉल्व कर लिए। और सारे क्वेश्चन को समझ जाना भाई, सारे क्वेश्चन को समझ जाना। यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं, देख लेना भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। सारे से क्वेश्चन का मैंने इसलिए लिख दिया हुआ है। ठीक है, बातें समझ में आई। चलो भाई आगे की बात करते हैं। अब हम आगे का पार्ट ये लगभग खत्म है। सारे क्वेश्चन लगभग वेरिएबल टाइप, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई तैयार कर लेना इसको। ठीक है, बात हम समझ में आई। और दूसरों को भी बता देना कि क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, तैयार कर ले, क्योंकि क्वेश्चन पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। बातें समझ में आई। चलो भाई छोड़ते हैं आपको यहीं पे, और आप सब सारी चीज़ें तैयार करके करोगे, अच्छे से आएगा। ठीक है, धन्यवाद।